नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात बाबा का वार, माफियाओं में हाहाकार। माफिया राज के खिलाफ अपना लोहा मनवाते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गैंगस्टर्स और अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए तैयारी कर ली है और अब उन्हें नेस्तनाबूद करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद से अब तक कुल 788 माफियाओं के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 3 महीने में ही माफियाओं के पास से अपराध के जरिए अर्जित 600 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति भी जब्त हो गई है। इनमें 62 बड़े अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अपराधियों पर गिरफ्तारी करने के साथ साथ प्रशासन उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम भी कर रहा है और इसी क्रम में यूपी सरकार 62 माफियाओं की सूची तैयार कर रही है। 62 माफियाओं की सूची तैयार कर चुकी है। इधर अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि पुलिस शासन की मंशा के अनुरूप माफिया और गैंगस्टर के अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मार्च से अब तक शासन स्तर पर 50 और पुलिस मुख्यालय स्तर पर 12 बड़े माफियाओं को चिन्हित किया गया है। इनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सपा का इसको लेकर कहना है कि ये 788 माफिया कहां से आए और ये कौन है। सपा का आरोप है कि कार्रवाई गरीबों पर ही हो रही है, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। हम इसी पर चर्चा करेंगे और उससे पहले पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर क्या है आपको सुनवाते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो पहला कार्यकाल रहा, तो वो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में लगभग 5,000 से ज़्यादा जो अपराधी थे वो जेल गए और 100 से ज़्यादा दुर्दांत अपराधी मारे गए। जो भूमाफिया थे, जो शिक्षा माफिया थे, जो शराब माफिया थे, इस तरीके के जो दुर्दांत अपराधी थे, इनकी संपत्तियों को कुर्क करके लगभग 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस अधिग्रहित की। ऐसे में जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने हैं, जनता ने दोबारा उनको चुन करके भेजा है, ऐसे में लगातार कार्रवाई हो रही है और लगभग मुख्यमंत्री बनने के बाद से यानी कि 3 महीने के अंदर ही लगभग जो अपराधी वो चिन्हित हुए हैं, लगभग 800 अपराधी चिन्हित हुए हैं और इनकी लगभग 600 करोड़ रुपए की संपत्ति अब तक जब्त की जा चुकी है। आगे की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसमें से भूमाफिया भी हैं, शराब माफिया भी हैं और शिक्षा माफिया भी हैं और तमाम तरीके के अन्य दुर्दांत अपराधी भी हैं। योगी सरकार का ये कहना है कि उसने उत्तर प्रदेश में 700 से ज़्यादा माफियाओं से ज़मीन छुड़ाई है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है कि क्या 788 माफिया उत्तर प्रदेश में हैं? अगर 788 माफिया नहीं हैं तो फिर ये कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश के आम नागरिक हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, जिन्होंने अपना छोटा सा आशियाना बना रखा था, झोपड़ी बना रखी थी, जिनके बच्चे को रहने के लिए छत नहीं थी, ये वही लोग हैं। क्या इसकी किसी तरीके का कोई सर्वे सरकार ने कराया था? 67 माफिया अगर हैं तो 788 में से ज़्यादातर जनता है। दूसरों का आशियाना बिगाड़ते हैं, वो मुझे नहीं लगता कि कुछ बना भी सकते हैं। माफिया तो सिर्फ सरकार के अपने माफिया तंत्र को छुपाने के लिए दूसरों को माफिया कहने की ये प्रैक्टिस है भाजपा की, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश और चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र पांडे जी, प्रवक्ता आप कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, शैलेंद्र जी का स्वागत। समीर सिंह, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। समीर साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। मयंक यादव, सपा नेता हैं आप। मयंक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राघवेंद्र पांडे जी, ब्यूरो चीफ हैं हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। राघवेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही। इन तमाम मामलों को हम देख रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई को लेकर लिस्ट आई हो उन लोगों की, खासतौर पर जिन्होंने अपने अवैध निर्माण किए या गलत आपराधिक तत्व हैं या फिर गलत चीजों में लिप्त हैं, उन पर कार्रवाई होना ये बहुत पहले से भी हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है, लोगों को चुनकर कार्रवाई हो रही है, पर्टिकुलर विशेष वर्ग पर कार्रवाई हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? और अगर जो लिस्ट आई है उसमें कौन से वो बड़े नाम हैं जिनको जानना चाहिए दर्शकों को, जिन पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये जो भी सूची तैयार हुई है ये अपराध की मेरिट पर हुई है, ना इसमें धर्म आता है, ना इसमें मजहब आता है और ना इसमें कोई बिरादरी आती है। ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मंगाया गया है हर उत्तर प्रदेश के उन थानों से जिनके नाम क्रिमिनल हिस्ट्री और जबरन जिस तरह से अवैध अतिक्रमण है या तमाम जो संदिग्ध गतिविधियों में जिनका नाम है,
जिनका नाम थाने के टॉप बोर्ड में अंकित है, ऐसे लोगों की सूची मंगाई गई है। ये तो राजनीति के आरोप लगते रहते। इसके पहले जब लगातार कार्रवाई हुई, ये कहा गया कि ब्राह्मणों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, फिर कोई कह रहा मुस्लिमों को टारगेट बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि आप अगर सूची देखेंगे तो लगभग हर बिरादरी, हर धर्म के लोग उसमें हैं। यहाँ पे मेरिट को वरीयता दी गई है, क्योंकि ये मेरिट सरकार नहीं तय कर रही है, ये मेरिट पुलिस प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी है अपराध को नियंत्रित करना, ये वहां से आई है और उसको मेरिट में रखते हुए उस पर प्राथमिकता बनाई गई है कि जो ऐसे जो दुर्रांत जो अपराधी हैं, जिन्होंने बहुत लोगों को सताया है, बहुत लोगों का घर उजाड़ा है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और कार्रवाई इस तरह से हो कि दूसरा कोई नया माफिया पैदा न हो पाए, यह डर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और पहले क्या होता था कि जो अपराधी है वो जेल जाते थे, जमानत लेके बाहर आते थे और जेल के अंदर से भी काम करते थे, बाहर से भी काम करते थे। लेकिन अब क्या कर रही है सरकार कि जिन अवैध पैसों से आपने अपनी संपत्ति अर्जित की है, हम उस संपत्ति का ही विनाश कर देंगे, हम उन घरों में बुलडोजर चला देंगे ताकि आपकी रूह कांप जाए और आने वाले समय में आप अपराध करने के लिए सोचे भी ना, कोशिश भी ना करें। तो ये एक सरकार की मंशा है। इसमें आप जाति और धर्म को आप ना देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जात धर्म को देखे बगैर कार्रवाई होनी ही चाहिए। और जैसे कि आपने भी बताया कि सूची को जरा उस पर तस्दीक कीजिए, जरा इत्मीनान से समझिए, तो आपको खुद समझ में आएगा कि जाति नहीं, उनके कर्म देखकर कार्रवाई हुई है। आगे बढ़ते हूँ सपा की तरफ जाते हुए, मयंक यादव जी, क्यों ऐसा लगता है आपकी पार्टी को कि भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है, या आप लोग ये सोचते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई हो रही है जो आपके परिचित हैं, उनके नहीं है? पारुल, एनसीआरबी के आंकड़े आप उठाइए, एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं। और मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भी मुकदमे दर्ज थे। वो किस तरह के मुकदमे थे ये आपको भी जानकारी हो, पहले में बैठे हर व्यक्ति को जानकारी है। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने सूची बनाई है अपने पुलिस के माध्यम से, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो पुलिस जो कर रही है पहले उस पर मैं बोल लूं। अभी आपने देखा होगा बुंदेलखंड की घटनाएं, बुंदेलखंड में पुलिस ने बेटी के साथ क्या किया, थाने में रोककर। उसके बाद चंदौली में योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने घर में घुसकर बेटी को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। सिद्धार्थ नगर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई, उसकी मां की हत्या कर दी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के ये कारनामे हैं, पुलिस के कारनामे हैं। और मैं पिछले 3 दिन के, अगर 2 मिनट का समय दे तो पिछले 3 दिनों के मात्र हम उत्तर प्रदेश के अपराध आपको गिरा दे जो योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में चल रहे हैं। बरेली की घटना है, पत्नी के सामने 6 लोगों, पत्नी का रेप पति के सामने 6 लोगों ने किया, घर में बंधक बनाकर किशोरी का। यानी आप पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे सीधे आप कठाराघात कर रहे हैं कि पुलिस ही ठीक नहीं है तो उनकी लिस्ट कैसे ठीक होगी, कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं। मयंक जी, पूरे पुलिस महकमे को एक ही तराजू में तोल देंगे क्या? पूरे पुलिस महकमे को एक ही तराजू में तोल देंगे? मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, पुलिस सरकार के कहने पर काम करती है कि हमारे आपके कहने पर काम करती है? पुलिस किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में आती है। आपको नाम, जो नाम सामने आए हैं उस लिस्ट में, उन नामों पर आपको शंका है कि उन नामों में गलत है? मैं एक नाम लूंगा खाली, आजम खान साहब का। आजम खान साहब सिर्फ एक ही सरकार में इतने बड़े अपराधी चंद दिनों के अंदर हो गए कि वो 2.5 साल तक जेल में रहे। उसके पहले की तमाम सरकारें रही, समाजवादी सरकार के अलावा मायावती जी भी रही, उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपराधियों पर बहुत कार्रवाई करती थी। कांग्रेस की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की इससे पहले सरकार रही, सब मुकदमे क्यों नहीं लगे? ये पक्षपातपूर्ण है, ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। ये आपको तो आपको दिक्कत आजम खान के नाम से है, यानी उनका नाम नहीं होना चाहिए था। इतने केसेस उन पर जो चले जिसमें वो बरी हुए, जमानत मिली। मैं समझ गई आपकी बात से। मयंक जी, आपको एक ही नाम से दिक्कत है या बाकी नामों से भी दिक्कत है? अरे अभी लिस्ट जब देखी जाएगी तो लिस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो 5-6 नाम सामने आए हैं जिसमें मुख्तार अंसारी का भी नाम है, जिसमें शर्गिल का भी नाम है, जिसमें आजम खान साहब का भी नाम है। तो उन तमाम सभी नामों से दिक्कत है आपको या एक नाम से दिक्कत है? मुझे किसी भी नाम से दिक्कत नहीं है,
वो सरकार का काम है, सरकार अपना पक्षपाती रवैया अपना रही है, अपनाने दीजिए। तो पक्षपाती कैसे हो गया ये बताइए ना। क्या आजम खान साहब पे अभी मुकदमे नहीं चले थे, कोर्ट में नहीं थे, वो जेल में नहीं थे? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक ही सरकार में चंद दिनों के अंदर इतने मुकदमे लगना, उसके पहले की सरकारों में कभी मुकदमे नहीं लगे। मैं इस पर भी सवाल तो कर रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इससे पहले राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? उस समय मुकदमे क्यों नहीं लिखे गए? और योगी आदित्यनाथ जी और माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी मुकदमे थे, वो मुकदमे कहाँ गए? इन पर भी तो सवाल, इन पर भी तो जवाब चाहिए। इन पर तो आप सवाल करेंगे कि आपको चाहिए कि भारतीय समाजवादी पार्टी क्या कहती है। आपको दिक्कत इस बात से है कि अब इस कार्यकाल में बीजेपी क्यों कार्रवाई कर रही है, इससे पहले क्यों नहीं की आपने कार्रवाई? अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अगर गलत है तो उसे उसी टाइम पकड़ना चाहिए था। आपकी पिछली सरकारों में तो कभी आप लोगों ने सर आजम खान के ऊपर शक नहीं किया। समीर जी, चुनाव खत्म हुए उसके बाद जो अपराध हुए उन पर भी आप बात कर लीजिए कि पश्चिम उत्तर प्रदेश किस तरह से फैला था, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मतलब आपने क्लियर कर दी ना कहानी सर। आजम खान पर कार्रवाई अभी क्यों हो रही है? पहले बीजेपी की सरकारें रही, उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? पक्षपातपूर्ण कार्रवाई है। समीर जी जवाब दीजिए। देखा पारुल जी, हमें लगता है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की जितनी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनको राजनीतिक जानकारी करनी चाहिए। देखिए, जिस पक्षपात की बात कर रहे थे, इनको जानकारी ही नहीं है कि आजम खान ने जौहर विश्वविद्यालय के नाम पर जमीन कब्जा की और समाजवादी पार्टी सरकार में कब है। आप समाजवादी पार्टी के इतिहास को देखिए। समाजवादी पार्टी ने 2012 से लेके 2017 तक और 2002 से लेके 2007 तक मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और फिर 2012 से 17 अखिलेश यादव रहे। आजम खान का तांडव और आजम खान की गुंडागर्दी और यतीमों के किताबों को लूटना, गरीबों के जमीनों पर कब्जा करना, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 96 से 2002 थी। तो ये इनकी अज्ञानता को मैं क्या कहूं। अब समा के नेता हैं, इनके नेता भी अज्ञानी हैं, ये भी अज्ञानी है, और कैसे कार्रवाई हो जाएगी? 2002 से 2007 वो कह रहे हैं आपके जो फेवरेट हैं वो उन पर कार्रवाई नहीं होती, आप चुन चुनकर सपाइयों पर भी निशाना साध रहे हैं। पारुल जी मेरी बात पूरी हो जाए। मेरा कोई फेवरेट नहीं। भारतीय जनता पार्टी का फेवरेट उत्तर प्रदेश की जनता है और मैं चैलेंज करता हूँ, और हमारे मुख्यमंत्री जी अभी सदन चल रहा था, हम सब ने चैलेंज किया है। देखिए, बड़े पैमाने पर माफियाओं के खिलाफ 2017 से कार्रवाई हुई है। जाति, मजहब, धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही। इनकी सरकारों में जरूर जाति और मजहब के नाम पर कार्रवाई होती थी, माफिया पैदा होते थे। 1 दर्जन इनकी सरकार के मंत्री, गायत्री प्रजापति इनके आदर्श मंत्री थे, बलात्कार के केस में आज भी जेल में है। गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई जब तक हमारी सरकार नहीं आ गई। मैं नाम गिनाऊंगा तो 1 दर्जन गिनाना पड़ेगा। मैं इतना जरूर कहता हूं कि आप बताओ ना कि सरकारी संरक्षण में अपराध कौन कर रहा है। हम चैलेंज करते हैं, एक नाम बताओ। सरकार वो कह रहे हैं पुलिस ही तो कई सारी घटनाएं पुलिस से जुड़ी निकल के आई जहां पुलिस की तरफ से घटनाओं को अंजाम दिया गया, फिर किसका कॉलर पकड़ेंगे? पारुल जी, अपराध का 2 विषय है, मैं कहूंगा आपसे। एक संगठित अपराध है और एक सामान्य अपराध है। सामान्य अपराध का सरकार ने कहीं संरक्षण किया, कहीं अल्पीकरण किया तो हम दोषी हैं। सामान्य अपराध जिसने भी किया उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पार्टी और जाति के नाम पर किसी को संरक्षण नहीं मिला। और संगठित अपराध भी, आज गाड़ियों में राइफल और बंदूक नहीं दिखते। आजम खान का दर्द इन्हें क्यों छलक आया? वो मुजफ्फरनगर की घटना याद करिए, जिसमें एक लड़की को बचाने के लिए अपने 2 भाइयों ने बहन को बचाने के लिए प्रयास किया था, उसमें उसकी हत्या हो गई थी भाई की, और दोषियों को आजम खान ने रात को छुड़वाया था। और तत्कालीन एसएसपी का 12 बजे रात। मयंक जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर शैलेंद्र पांडे जी के पास जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा उत्तर प्रदेश याद है। जो अगर गलत करे उनसे सपाइयों को प्रेम क्यों सर? फिर वो आपके नेता ही क्यों न ठहरे?
आपके मुख्यमंत्री का सजाती है। आजम खान थे और कोई नहीं था। विधायक जो था वो जब उस पे आरोप लगा, जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए घूम रही तब वो मुख्यमंत्री के साथ चाय पी रहा था। न होता तो कुलदीप सिंह सेंगर जब पुलिस उसको ढूंढ रही थी तब वो मुख्यमंत्री के साथ चाय पी रहा था। पलाड़े जेल में बैठा माफिया उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो मुख्यमंत्री का सजाती है। पलाड़े जेल में बैठे माफिया पर कार्रवाई कर रही थी, ठीक है। मुख्यमंत्री का सजाती है। बारी बारी से अपनी बात रखिए। नहीं नहीं, पारुल मुझे जी, ये बताइए कहिए, मयंक जी, धैर्य रखे, इनके सवाल का अगर जवाब है, कोई सवाल गलत का जवाब मैं है दे फिर दूं। वो आपका नेता ही क्यों ना हो पान सही, की दुकान मत बनाए उसका साथ क्या सफाई देंगे? क्या प्रश्न किया आपने? नहीं नहीं, मैं मयंक जी से पूछ रही हूँ कि अगर किसी पर भी कोई आरोप लग रहे हैं, अगर जौहर विश्वविद्यालय का को लेकर कब्जे की बात ये बीजेपी कर रही है और सीधा आजम खान पर इसके आरोप लग रहे हैं, तो जांच हो जाने दीजिए, कार्रवाई हो जाने दीजिए, और कब्जा है तो कब्जा तो हटेगा। देखिए जांच हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप करते रहिए। अरे अभी आपत्ति तो दर्ज कराई, डिबेट की शुरुआती आपसे हुई है मयंक जी, आपत्ति आपने ही दर्ज कराई। आपके शुरुआती शब्द थे कि आजम खान पर कार्रवाई क्यों हुई, ये आपके शुरुआती शब्द थे सर। क्यों हुई? मैंने कहा कि ये एक उदाहरण है कि आजम खान साहब पर एक ही सरकार में मुकदमे हुए। मैंने इसका आपको उदाहरण दिया था। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, भाई आजम खान ने गलत किया या नहीं किया? अगर गलत है तो आप बताइए, और गलत है तो आप उनके साथ है या नहीं ये बता दीजिए, बस बाकी आगे की चर्चा हमें न्यायालय का भरोसा है। जिस तरह से न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई, 137 दिनों तक एक आदेश क्यों रुका हुआ है? तो न्यायालय पर छोड़ दीजिए, फिर आजम खान का पक्ष क्यों ले रहे हैं? आप पक्ष लेकर उन्हें निर्दोष अपनी तरफ से साबित कर रहे हैं ना। कौन से न्यायालय ने फटकार लगाई? कौन से न्यायालय ने फटकार लगाई? किसी तरह से तो सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल मिली, कौन से न्यायालय ने फटकार लगाई? जिस आदमी ने मुस्लिम गरीब बच्चों की किताबों को लूटने का काम किया, लाइब्रेरी का काम किया, हमारी उम्र पर आप सवाल उठा रहे थे कि हमें जानकारी नहीं, आप भी जानकारी करिए कि कौन से न्यायालय। ठीक है, अब शैलेंद्र जी को इन कर रही हूँ, दोबारा लौटूंगी आपके पास सर। समीर जी रुकिए, मयंक जी रुकिए। आप जानकारी करिए, आपको जानकारी नहीं, जानकारी सभी को है सर, 62 लोगों के नाम आए हैं सामने। रुक जाइए, सबको जानकारी है। और अगर कोई गलत है तो उस पर आरोप सिद्ध होने दीजिए, तब तक कम से कम साथ तो ना दीजिए जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाते। यस, अगर दोषी है या निर्दोष है तो दोनों चीजें साबित होने के लिए समय तो लगेगा ना। उससे पहले ही पक्ष अपना आप रख लें कि नहीं साहब गलत है, सही है, वो तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन हम तो तब भी साथ हैं। तो ये स्टैंड भी तो क्लियर करना पड़ता है ना सर जनता के सामने। शैलेंद्र पांडे जी कहिए, कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? क्लियर कर रहा हूँ। शैलेंद्र जी कहिए। जी नमस्कार पारुल जी। नमस्ते सर, बताइए क्या कहना मैं भी चाहते हैं? भाजपा के परोटा जी का सुन रहा था अभी। मुझे इतना बता दें, वर्तमान समय में इनके पास ऑलरेडी जो है उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं की सूची है। कौन सा ऐसा बड़ा माफिया है जो इस समय जेल में? आप गाजियाबाद से गोरखपुर तक ले लीजिए, कौन सा बड़ा माफिया है जो जेल के अंदर है इस समय, या किसकी हड्डी टूटी है? कौन बाहर घूम रहा है? आप खुद सोच लीजिए, आप बहुत सारे। आप नाम बताओ ना, कौन बाहर घूम रहा है, कौन अंदर है ये बता दीजिए, बड़ा माफिया। बताओ ना, हमारा काम बताना नहीं है। आप प्रश्न किए हो तो आप बताओ ना, बाहर कौन माफिया घूम रहा है, आप नाम बताओ। आपके राज्य में भू माफिया, हत्यारे, महिला उत्पीड़न, जितने भी नहीं, वो कह रहे हैं आप तो नाम बताइए, हम उनको अगर उन पर आरोप है या किसी तरह से वो दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाएंगे। अब मैं तो बोल दिया ना, मैंने तो बोल दिया ना कि ऐसे पहेलियां बुझाएंगे तो कैसे चलेगा सर? अगर आप बोल रहे हैं कि कोई बाहर है तो वो बाहर कौन है बता दीजिए ना, डर किस बात का आपको? मैं इनका जवाब दे देता हूँ, 30 सेकेंड। अरुण जी 30 सेकंड दे दीजिए तो जवाब। 1 सेकंड आ रही हूँ समीर जी, पहले मुझे क्लियर करना है हमारे दर्शकों को, ऐसे आप हवा में बातें मत कीजिए ना। शैलेंद्र जी बताइए, नाम बताइए, अब यहाँ पर नाम लेना पड़ेगा आपको, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन बाहर है? आप बनारस का देख लीजिए, आप जौनपुर का देख लीजिए, आप अयोध्या के माफिया का देख लीजिए, आपको गोंडा के नाम कह रहे हैं, आप नाम बता दीजिए, आपकी पार्टी कंप्लेन कर दे इस चीज को लेकर। आपको नाम खुद पता है,
नहीं, आप आपको नाम बताओ खुद ना, पता है। हम तो अरे बता साहब, रहे हैं। आप डिटेल लेकर बैठे हुए हैं ना, आप डिटेल लेकर बैठे हुए हैं, आप चिट्ठा खोल दीजिए उनका। आपकी सरकार ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं। आप हवा में बात करेंगे, फिर कहेंगे जौनपुर इनकी में, सरकार अयोध्या में। में कौन? सिर्फ गरीबों को परेशान किया गया है, किसी माफिया की कोई हड्डी नहीं टूटी है। नहीं, आप फंस गए, आप शैलेंद्र जी, आप यहाँ फंस गए। अब आप नाम ले नहीं पाएंगे, अरुण जी, अब आप नाम ले नहीं पाएंगे, आपको लग रहा होगा डर। कोई डर नहीं। ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, अभय सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह है। अरे अभय कहाँ सिंह है ये लोग? समाजवादी पार्टी में है, अभय सिंह माफिया नहीं है, समाजवादी पार्टी माफिया में नहीं है, पारुल माफिया जी, नहीं है। ब्रजेश सिंह जेल में है। अरे मैं नाम लेके बताता हूँ, आप डर रहे हो, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं डर नहीं रहा हूँ। अब और दूसरा अभय चीज, सिंह समाजवादी पार्टी के विधायक है। और सुन लो, आप कांग्रेस के नेता हो। राहुल गांधी अमेठी से सांसद थे। 2017 में सपा और कांग्रेस का गठबंधन था उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। गायत्री प्रजापति बलात्कारी जो समाजवादी पार्टी का नेता था, खनन मंत्री था, उसके कैंपेनिंग की शुरुआत ही अमेठी से हुई थी। पूरी पार्टी, अखिलेश और राहुल ने पारुल जी, मैं बीजेपी के प्रसाद जी को बताना चाहता हूँ कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को इन्होंने जेल में डाला, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति के पीए को अपने पार्टी में ले लिया। आप बताओ, गायत्री प्रजापति के पीए को अपने पार्टी में ले लिया। अरे भाई, कांग्रेस से अमेठी कौन लड़ा था 2017? बताओ ना। सच्चाई आपकी भाजपा में है कि सच्चाई हजम नहीं आपको। अमेठी से आपका प्रत्याशी कौन था? भाजपा में सच्चाई हजम करने की वो नहीं है। अमेठी से आपका कैंडिडेट कौन था, थोड़ा सा बता दीजिए, उनको भी आप जवाब दे पाएंगे। गायत्री प्रसाद सवाल का जवाब दो। 2017 में अमेठी से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन था? बता दीजिए शैलेंद्र जी, पाक साफ है तो आप बता ये दीजिए। पहले ये बताइए। नहीं, अभी तो बात हो रही ना, इन्होंने हड्डी तोड़ी है ना माफियाओं की। सवाल का जवाब दो। शैलेंद्र जी ना, फंस ना, गया। आप पहले अपने आप ने वो नस दबाई है जिसमें अब आपकी भी दबाई, उल्टा उल्टा पड़ गया। इसी में मैं बोल रहा हूँ ना। रुकिए राघवेंद्र जी, अरे समय कम है, मुझे अब एक राउंड और लेने दो। वो नब्ज आपने गलत दबा दी, वो नब्ज आपकी भी दब जाए तो आप भी फिर आउच करेंगे। रुक जाइए उसको सर। ले लिया है। पारुल जी गायत्री प्रसाद, वो कह रहे हैं अमेठी में जिस कैंडिडेट को आपने उतारा था, क्या अब उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्यों उतारा था ऐसी कैंडिडेट को आपने जो पहले से ही विवादित था? सब्र सब्र, मैं एक राउंड से आ रही हूँ। सब्र, काम डाउन। एक सेकंड रविंद्र जी, मैं आ रही हूँ। एक राउंड और लेंगे हम, एक राउंड और लेंगे। मेरे पास समय कम है, लेकिन एक राउंड। राघवेंद्र जी जल्दी से बोलना शुरू कीजिए। अब ये बात हो रही है, आपका कॉलर मेरे कॉलर से कितना ज्यादा मैला है? पारुल, सवाल तो यहाँ बहुत है। सवाल उठाने के लिए तो बहुत उठा सकते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर आता है ना, तब देखा जाता है कि आदमी कितने पानी में। हमें अच्छी तरह याद है 2019 का मैं चुनाव कवर कर रहा था लोकसभा का, और उस समय मैंने देखा था सपा बसपा, मायावती, अखिलेश, ये एक मंच पे थे, और अतुल राय का जो सांसद बने थे, उनका प्रचार कर रहे थे। उनके ऊपर एक लड़की का सीधा बलात्कार और शोषण का आरोप लगा था। वो बाद में जेल भी गए। आप सोचिए, वो शपथ तक भी नहीं ले पाए थे, लेकिन ये लोग मंच पे जाके, जबकि उसके पहले चुनाव के पहले उनके ऊपर आरोप लग चुका था। तो ये लोग सब लोग कितने पानी में हैं, जनता को पता है। कुल मिलाकर अगर आप टीवी पे बैठते हैं, लाखों हजारों लोग आपको देख रहे हैं, तो जो विषय है कम से कम उसका तो आप अध्ययन कर लिया करें। अगर आप डिबेट पे और इस तरह के अगर बदमाश और आतंकियों पे जिस तरह से बुलडोजर चल रहे हैं, अगर इस पे अगर आप बैठ रहे हैं, तो आंकड़ों के साथ बैठिए। कोई आदमी अपनी तैयारी तक नहीं किया है, जिसका जरूर आप लोग ध्यान रखिए। और रही बात, ये जो कार्रवाई हो रही है, ये सरकार मेरिट के आधार पर करती है। अगर आपको लग रहा है कोई पक्षपात है, तो उसके आंकड़े दीजिए और उनका अपराध का जिक्र करिए। ये मंच है, यही तो मंच आपको मिला है जहां आप अपनी बात रख सकते हो। अगर कहीं कुछ कमी हो रही है, सरकार कोई पक्षपात कर रही है, तो आंकड़ों के साथ रखिए ना। आंकड़ों से बात कीजिए, आप तथ्यों को आप सामने वाले को, अगर वो पाक साफ है, निर्दोष है, तो वो तथ्य भी तो होने चाहिए ना। मयंक जी 30 सेकंड में 30 सेकंड दूंगी, अब मैं 30 सेकंड के साथ आ गया। राघवेंद्र जी और समीर जी से एक सवाल है। कुलदीप सिंह सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, उसको पुलिस खोज रही थी बलात्कार के मामले में, और वो मुख्यमंत्री के साथ बैठा चाय पी रहा था। ये वीडियोस और फोटोज आपके मीडिया के, ठीक है, हो गया सवाल। समीर जी 30 सेकंड में जवाब दीजिए। अपराधियों को तो आप भी बैठाते अपने बगल में। समीर जी जल्दी से। मैं वहां भी गया हूँ।
आप उत्तर क्यों नहीं बोलते? वो चाय पी रहा था मुख्यमंत्री के साथ, कह रहा हूँ वो अभी भी जेल में नहीं है, जेल में वो भी जेल में है। 30 सेकंड में के साथ समीर जी 30 सेकंड। उसको पुलिस आगे नहीं थी, मैं इसको कह रोटी में मुख्यमंत्री का लगाती था, जेल में वो जाएगा नहीं जाएगा, जेल में जाना है भाई, करते वो भी जेल में है 30 भाई, सेकंड नहीं, अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, माफी राघवेंद्र के साथ जी इजाजत चाहिए। हाथरस समय के कम है बलात्कारियों मेरे के पक्ष पास। में बहुत जुलूस बहुत कौन शुक्रिया निकालता आप है? सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में अब लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं उन लोगों के ऊपर जिन पर मामले दर्ज हैं या फिर जिन्होंने किसी तरह का कब्जा किया हुआ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। बचेंगे नहीं अब माफिया हैं तो, और इसीलिए अब लिस्ट भी निकाली गई है, कार्रवाई होगी। लेकिन अगर किसी पर कार्रवाई हो रही है तो किसी के भी पेट में क्यों दर्द होना चाहिए? अगर वो गलत है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, और इसलिए पार्टियों को अपना स्टैंड साफ रखना चाहिए कि अगर कोई गलत है तो उसके साथ वो ना खड़े हों, लेकिन अगर गलत नहीं है तो उसके लिए इंतजार तो करना होगा ना न्यायालय का कि वो क्या उस पर डिसीजन लेते हैं। पहले साथ दे दीजिए, फिर इंतजार कीजिए कि सही गलत क्या आता है। स्टैंड लेना, क्लियर करना होगा, तभी तो जनता समझेगी कि आप सही के साथ हैं या गलत के साथ हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, और खबरों के लिए आप देखते रहिए आदि टीवी। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।